What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, रेलवेज को भारत की जीवन रेखा और जीवन दायिनी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन रेलवेज हर रोज 12,500 से ज्यादा ट्रेन और 2,30,00,000 भारतीयों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ग्लोबल रेलवे नेटवर्क में ट्रैक लेंथ के हिसाब से भारत वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है और आज भारत का रेलवे नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। लेकिन यही जीवन देने वाली रेलवेज जब मिस हैपनिंग्स या कहीं हादसों के कारण लोगों का जीवन ले लेती है, तब भारत सरकार और रेलवे मैनेजमेंट सवालों के घेरों में आ जाता है। और ऐसा ही एक दुखद हादसा 2 जून को शाम 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में हुआ, जब डीरेल होने की वजह से एक के बाद एक 3 ट्रेन आपस में टकरा गईं। अभी तक मिली रिपोर्ट के अनुसार इस रेलवे एक्सीडेंट की वजह से लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और अभी अस्पतालों में हैं। लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड में ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है और ये बालासोर के लोकल्स का भी मानना है। इस ट्रेन एक्सीडेंट ने इंडियन रेलवेज की सेफ्टी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और इंडियन रेलवेज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये रेलवे एक्सीडेंट पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम सबसे फेटल ट्रेन एक्सीडेंट्स की इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स इंडियन रेलवेज में कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार ऐसी मिसहैपनिंग्स, ऐसे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंडियन रेलवेज में ट्रेन के इतने डीरेलमेंट्स और इतने एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, और ऐसी मिसहैपनिंग्स को रोकने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। और इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे का असल कारण जानते हैं। तो रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा ने अपने बयान में बताया कि जिस जगह यह हादसा हुआ उस जगह 2 मेल लाइंस थी, अप और डाउन। अप लाइन से कोलकाता के शालीमार स्टेशन से चलने वाली ट्रेन नंबर 12841 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन पर यशवंत एक्सप्रेस आ रही थी जो बेंगलुरु से निकलती थी। अप लाइन पर जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस को 130 किलोमीटर पर आवर की लिमिट मिली हुई थी और ट्रेन के स्पीडोमीटर की डिटेल्स के हिसाब से जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यह ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। तभी अचानक कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन से अप लूप लाइन की तरफ मुड़ गई और उड़ीसा के बहंगा बाजार स्टेशन के पहले खड़ी एक आयरन ओर से भरी फ्रेट से ट्रेन टकरा गई। जिस कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप लाइन से गुजरना था वो सिग्नलिंग सिस्टम के फेलियर की वजह से अप लूप लाइन पर आ गई। इस जबरदस्त टक्कर ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को डिरेल कर दिया और उसके कुछ कोचेस डाउन लाइन पर आ गए। और जब ये टक्कर हुई उस समय बेंगलुरु के एम विश्वेश्वरैया टनल से चलकर हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन नंबर 12864 यानी यशवंत एक्सप्रेस डाउन लाइन से गुजर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल्ड कोचेस की यशवंत एक्सप्रेस के लास्ट 2 कोचेस के साथ टक्कर हुई, जिसके चलते ये ट्रेन भी डिरेल हो गई। हालांकि वैसे तो कोरोमंडल एक्सप्रेस में LHB कोचेस लगे हुए थे जो काफी लाइट वेट होते हैं और इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे एक्सीडेंट के दौरान ये टॉपल ना हो, पर आयरन ओर जैसी भारी भरकम फ्रेट ट्रेन से टक्कर होने के कारण क्रिएट हुए मैसिव फोर्स से इस ट्रेन के कोचेस टॉपल हो गए। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस का ड्राइवर अभी भी सीरियस कंडीशन में है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि उस लाइन पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था। इसके अलावा जिस आयरन ओर फ्रेट ट्रेन से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई उसके गार्ड एक्सीडेंट के समय इंस्पेक्शन के लिए फ्रेट ट्रेन से नीचे उतरे हुए थे, जिससे उनकी जान बच गई और इसीलिए आयरन ओर फ्रेट ट्रेन के गार्ड का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है। लेकिन अभी भी काफी सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का बाहर आना बाकी है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट का ट्रीटमेंट आइसोलेशन में किया जा रहा है और सेफ्टी रीजंस की वजह से उनके ट्रीटमेंट की लोकेशन को रिवील नहीं किया गया है। दोनों को काफी मेजर इंजरीज हुई हैं और दोनों इस वक्त आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस हादसे ने कई जिंदगियों को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद वो ताउम्र ना भूल पाए। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई वंस इन अ ब्लू मून होने वाला इवेंट है या ये हादसे देश की एक बड़ी कमजोरी को दर्शाते हैं। दोस्तों, दरअसल भारत में ट्रेन एक्सीडेंट एक हार्श रियलिटी है और रेलवे कैजुअलिटी से रिलेटेड वेरियस एजेंसीज का डेटा इस बात को प्रूव करता है।
आज देश में हो रही सभी रेलवे एक्सीडेंट के लिए तरह तरह के रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ड्राइवर्स की फॉल्ट, सिग्नल मैन की गलती, मैकेनिकल फेलियर्स या सैबोटाज यानी जानबूझ के किया गया नुकसान। लेकिन जो इम्पैक्ट्स रेलवे एक्सीडेंट्स में सबसे डेडली इंसिडेंसेस बन जाते हैं वो हैं डीरेलमेंट। भारत की सीएजी के द्वारा 2021 में ट्रेन डीरेलमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स लोगों के सामने रखे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2018 से 2021 के बीच होने वाले सभी ट्रेन एक्सीडेंट्स में से 70% एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट से हुए थे। डीरेलमेंट की वजह से और ट्रेन के कोलिजन की वजह से हुए जान के नुकसान पर नजर डालें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इन दो रीजंस की वजह से टोटल 11,036 लोगों की जान गई है। हालांकि अगर आप ईयर बाय ईयर डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट 10 सालों में इस आंकड़े में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी भी ये एक सिग्निफिकेंट रीजन है जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स में लोग अपनी जान गंवाते हैं। स्क्रोल द्वारा पब्लिश्ड ये चार्ट हमें 2018 से 2021 के बीच हुए ट्रेन डिरेलमेंट्स का डेटा देता है। 2017-18 में जहां टोटल 55 डिरेलमेंट्स के इंसिडेंट्स हुए थे, वहीं 2020-21 में 15 डिरेलमेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग रीजन से समय समय पर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2022 में वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हो गई, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 36 लोग घायल हो गए। इसी तरह का एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ, जब राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस के डिरेलमेंट की वजह से 140 कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इन फेटल रेलवे एक्सीडेंट्स के पीछे आखिर कारण क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट्स रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, उसी प्रकार से रेलवे सिग्नल्स भी ट्रैक्स पे रेलवे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ट्रेन सिग्नल्स के केस में अगर छोटा सा भी एरर आ जाए तो वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर रेलवे ट्रैफिक का सिग्नल डिफॉल्ट वे में हमेशा रेड रहता है, जो कि डेंजर का साइन है। पुराने समय में सिग्नल्स मैनुअल और केबल ऑपरेटेड हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें ऑटोमेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इंडियन रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम इंटरलॉकिंग रूट रिले मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंट सिग्नल और होम सिग्नल। और इस प्रकार की सिग्नलिंग में फेलियर होने के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के ब्रेकडाउन होने की वजह से फेलियर या ह्यूमन एरर जैसे ड्राइवर का सिग्नल को फॉलो ना कर पाना या उसे मिस कर देना शामिल है। सिग्नल फेल होने की स्थिति में ट्रैक सर्किट भी फेल हो जाता है, यानी सिग्नलर को अपनी स्क्रीन या पैनल पर यह पता नहीं चलेगा कि ट्रैक का कौन सा सेक्शन क्लियर है और कौन सा नहीं। ये पता ना होने की वजह से ट्रेन गलत ट्रैक्स पर आ जाती हैं और ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना प्रबल हो जाती है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन डिरेलमेंट के केस में सिग्नलिंग सिस्टम फेलियर को ही रीजन माना जा रहा है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। डीरेलमेंट का दूसरा बड़ा कारण है ट्रैक्स में फॉल्ट या फिर क्रैक्स। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करती है। ऐसे में स्टील के रेलवे ट्रैक्स को भी मौसम की मार झेलनी पड़ती है और एक्सट्रीम समर कंडीशंस के दौरान ये रेलवे ट्रैक्स अपने ओरिजिनल साइज एंड कॉम्पोजिशन से ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। और इसी तरह एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस के दौरान ये रेलवे ट्रैक अपने ओरिजिनल साइज और पोजीशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हर साल में एक बार ट्रैक्स को एक्सपैंड होना पड़ता है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने की वजह से स्टील ट्रैक्स कमजोर हो जाते हैं और इस कारण विथ टाइम इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स के इन क्रैक्स को अगर रेलवे एम्प्लॉइज स्पॉट नहीं कर पाते तो ये गलती रेलवे एक्सीडेंट्स को दावत देती है। इंडियन रेलवेज में ट्रेन की संख्या पॉपुलेशन के साथ ग्रो करती जाती है। इस चार्ट को देखिए, ये इंडियन रेलवेज में ग्रोइंग ट्रेन डिमांड के बारे में एक क्लियर पिक्चर देता है। 200 से 700 किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस की नीड्स को केटर करने के लिए 2021 में इंडियन रेलवेज को सिर्फ 70 ट्रेन की नीड थी। वहीं 2031 में ये डिमांड बढ़कर 144, 2041 में 214 और 2051 में ये नीड 306 ट्रेन सेट्स तक पहुंचने वाली है। यानी ट्रेन सेट्स की डिमांड एवर ग्रोइंग है, पर जिस स्पीड से ट्रेन के नंबर बढ़ रहे हैं उस स्पीड से ट्रैक्स का मेंटेनेंस नहीं होता। दिसंबर 2022 में ट्रैक मेंटेनेंस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सीएजी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। इस रिपोर्ट ने कई सारे इश्यूज को कवर किया था, जैसे डीरेलमेंट्स को रोकने के लिए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स, डीरेलमेंट्स और कोलिजन पर इन्वेस्टिगेशन,
प्रिवेंटिव रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन और राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। सीएजी की रिपोर्ट में यह ऑब्जर्व किया गया कि ट्रैक्स का इंस्पेक्शन करने वाली ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स के इंस्पेक्शन में 30 से 100% की कमी है, यानी अधिकतर समय ये सारी मशीन आउट ऑफ यूज रहती हैं और उनके यूज को कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाता। इसके अलावा ट्रैक रिन्यूअल वर्क के लिए अलॉट किए जाने वाले फंड और राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के एक्सपेंडिचर में 2017 से 2021 के बीच भारी कमी देखी गई। ट्रैक रिन्यूअल के कामों के लिए जो भी फंड्स लोकेट किए गए थे उन्हें फुली यूटिलाइज नहीं किया गया और ट्रैक रिन्यूअल्स के काम में इसी कमी की वजह से 2017 से 2021 के बीच हुई 1127 डीरेलमेंट्स में से 289 डीरेलमेंट्स लैक ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से हुई। ट्रैक मेंटेनेंस की नीड को साल 2016 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने पहचान लिया था और बताया कि ट्रैक्स को सेफ और फिट कंडीशन में मेंटेन किया जाना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि ट्रैक रिन्यूअल के लिए जो टारगेट सेट किए गए हैं वो ऑन ग्राउंड एक्चुअल रियलिटी से काफी दूर है। साथ ही 2017 से लेकर 2020 के बीच कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल का जो टारगेट रखा गया था वो भी अचीव नहीं किया जा सका है। भारत में ट्रैक्स के मेंटेनेंस का स्टेटस इतना पुअर है कि ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी पर नहीं चल पाती। फॉर एग्जांपल वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने के लिए बनाया गया है, ट्रैक्स की पुअर क्वालिटी की वजह से इसकी ऑपरेशनल स्पीड मात्र 123 किलोमीटर पर आवर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत को न्यू ट्रैक्स की भी नीड है और इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इंडियन रेलवेज एक प्लान लेकर आई थी जिसके जरिए गुड्स एंड फ्रेट ट्रेन्स के लिए एक सेपरेट रेल कॉरिडोर बनाए जाने का प्लान था। इस कॉरिडोर को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम दिया गया। इस फ्रेट कॉरिडोर के पूरी तरह शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पुराने ट्रैक्स पर से लोड को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे जितनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करता है उसे देखते हुए इसका किसी डेवलप्ड देश के साथ कंपैरिजन करना पूरी तरह शायद जस्टिफाइबल नहीं है। अमेरिका के पास भारत से कई गुना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उस रेलवे नेटवर्क को यूज करने वाली पॉपुलेशन काफी कम है। हालांकि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में इंडियन रेलवेज को दूसरी इंटरनेशनल रेलवेज के साथ कंपेयर करके हम इंडियन रेलवेज की शॉर्टकमिंग्स को पता लगा सकते हैं और दूसरे देशों से सीख सकते हैं। तो देखिए, आज जब वर्ल्ड में सेफेस्ट रेलवे सिस्टम की बात होती है तो उसमें यूरोपियन रेलवे सिस्टम का नाम सबसे ऊपर आता है। 2019 में जारी एक रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पिछला रेलवे एक्सीडेंट 12 साल पहले हुआ था और उसके बाद से यूरोपियन रेलवे में एक भी रेलवे एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया। पर यूरोपियन रेलवेज हमेशा से सेफेस्ट नहीं थे। इस रेलवे सिस्टम ने 1980s और 1990s का भी वो समय देखा है जब ट्रेन क्रैशेस और डेडली रेलवे एक्सीडेंट्स लगभग हर साल होते थे। फिर चाहे वो 1988 का क्लैफाम जंक्शन क्रैश हो या फिर 1999 का लैडब्रोक ग्रोव ट्रेन क्रैश। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूरोपियन रेलवेज ने ऐसा क्या किया जो आज ये वर्ल्ड के सेफेस्ट रेलवे सिस्टम है। दोस्तों, यूरोपियन ट्रेन्स की सेफ्टी की तरफ इस जबरदस्त जर्नी में सबसे बड़ा रोल निभाया है ETCS यानी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ने। ये ERTMS यानी यूरोपियन रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सिग्नलिंग और कंट्रोल कंपोनेंट है। इस अकेले सिस्टम ने यूरोपियन रेलवे में यूज होने वाले सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर दिया। असल में यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, जहां एक कंपोनेंट ट्रैक्स के साथ लगाया जाता है और दूसरा कंपोनेंट ड्राइवर कैबिन के अंदर फिट किया जाता है। आसान भाषा में अगर इस प्रोसेस को समझें तो ट्रैक्स की पूरी इंफॉर्मेशन को वायरलेस के माध्यम से ट्रेन ड्राइवर्स को पहुंचाया जाता है, यानी ड्राइवर्स को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल्स को देखने की और उसे फॉलो करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि उसे सारी इंफॉर्मेशन केबिन के अंदर ही पहुंचा दी जाती है। इसके अलावा यूरोपियन रेलवेज में TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम का भी यूज किया जाता है। सिस्टम का यूज करके किसी भी खतरे को भांपने पर ट्रेन्स ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देती हैं, जिससे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति में जब ट्रेन बिना अथॉरिटी किसी डेंजर सिग्नल को पार कर जाए या फिर किसी डेंजर सिग्नल को तेजी से अप्रोच करे या फिर ट्रैक्स पर परमिट स्पीड से ज्यादा तेजी से भागे, तो TPWS काम में आता है और इस प्रकार के डेंजर्स को सेंस करके ऑटोमेटिक ब्रेक्स को अप्लाई करता है। इंडियन रेलवे सिस्टम में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन 2022 में इंडियन रेलवेज ने अपना खुद का एंटी कॉलिजन सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसे कवच का नाम दिया गया। कवच हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करके डेंजर्स को सेंस करता है और ड्राइवर के रिस्पॉन्ड ना करने पर ऑटोमेटिक ब्रेक्स को अप्लाई करता है। रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किए गए इस सिस्टम का एम है जीरो एक्सीडेंट। ये एंटी कॉलिजन सिस्टम सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 को अचीव कर चुका है, जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है।
इस लेवल का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि कवच सिस्टम में 10,000 सालों में सिर्फ एक एरर होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट ने एम किया था कि साल 2022-23 तक 2000 किलोमीटर का ट्रैक कवच के अंडर लाया जाए, लेकिन ओडिशा के जिस ट्रैक पर यह मिसहैपनिंग हुई वो ट्रैक कवच से इक्विप्ड नहीं था। हालांकि इस रेलवे एक्सीडेंट को लेकर जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से यह सवाल पूछा गया कि क्या कवच इस एक्सीडेंट को रोक सकता था, तो उनके जवाब में उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रेलवे ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस के कारण हुए हैं और कवच सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। भले ही इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के केस में कवच का इम्प्लीकेशन ना हो, पर भारत में ट्रेन कॉलिजन्स को रोकने के लिए कवच के साथ साथ सरकार को और भी टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिससे इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। और इसके लिए यूरोपियन रेलवे सिस्टम से काफी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। इंडियन रेलवे सिस्टम में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कवच एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो सकता है, पर पूरे रेलवे नेटवर्क में इसे इंप्लीमेंट करना फिलहाल दूर की बात लगती है। इसीलिए कवच के अलावा इंडियन रेलवेज को कुछ बेसिक्स को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे रेलवे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। इनमें सबसे पहला स्टेप है ट्रैक्स का प्रॉपर और स्पीडी मेंटेनेंस। इसके लिए इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉयज को बढ़ाए जाने की नीड है ताकि स्मॉलर सेक्शंस पर ऑन ग्राउंड ज्यादा एम्प्लॉयज को लगाया जा सके जो ट्रैक्स की प्रॉपर मेंटेनेंस को इंश्योर कर सके। दूसरा स्टेप है पुराने ट्रैक्स को हटाकर नए ट्रैक्स को बिछाना। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ट्रैक्स में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो पुराने ट्रैक्स में ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे में नए ट्रैक्स इन वेदर कंडीशन को सस्टेन करने के लिए बेटर होंगे। साथ ही साथ नए ट्रैक्स की मदद से इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स को उनकी मैक्सिमम स्पीड पर भी सेफली चलाया जा सकेगा और ट्रैक्स के लोड को भी कम किया जा सकेगा। तीसरा स्टेप है इंडिया के सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर करना। इसके लिए इंडिया यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जैसा एक इंडिजिनस सिस्टम डेवलप कर सकता है ताकि ड्राइवर्स को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल्स के रियल टाइम इंफॉर्मेशन केबिन के अंदर ही प्रोवाइड कराई जा सके। कॉम्प्लेक्स टेक्निक होने के कारण अगर इसे डेवलप करना इंडिया के लिए अभी फिजिबल ना हो या फिर इसको बनाने में टाइम लगे तो फिलहाल के लिए भारत इसे आउटसोर्स भी कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को रेलवे से जनरेट होने वाले रेवेन्यू पर डिपेंडेंट ना रहकर रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफी हाई होती है और इसे अकेले इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन बियर नहीं कर सकता, यानी इसमें इंडियन गवर्नमेंट का साथ जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फरवरी में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया था, जो आज तक की डेट का हाईएस्ट बजट था। साथ ही हम बेहतर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं जो इंडियन रेलवे की सेफ्टी को फर्दर एनहांस करें। इन टेक्नोलॉजीज का जिक्र रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव खुद भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रेलवे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। इनमें पहला स्टेप है रेलवे की बोगीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चिप्स को इस्तेमाल करना ताकि किसी भी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई किए जा सके। दूसरा स्टेप है कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई होने पर SOS इमरजेंसी सर्विस और जियो टैगिंग का इस्तेमाल करके आसपास मौजूद सभी ट्रेन्स के ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई हो जाएं। तीसरा स्टेप है कि रेलवे इंजन्स पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा अल्ट्रा हाई स्पीड पर सामने से आ रहे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करे और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक्स में किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर को भी डिटेक्ट कर सके। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने पर यह सिस्टम ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स को अप्लाई कर सकता है। फोर्थ स्टेप है एक ऑटो रूट नेविगेटर। दोस्तों, ज्यादातर सभी ट्रैक रूट्स फिक्स होते हैं और इन ट्रैक रूट्स को ऑटो रूट नेविगेटर में फीड किया जा सकता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर गलती से किसी और रूट पर ट्रेन को ले जाए तो ऑटोमेटिक अलार्म बीप करने लगेंगे और समय रहते किसी मिसहैपनिंग को रोका जा सकता है। फिफ्थ स्टेप है ड्रोन से रेलवे ट्रैक्स को मॉनिटर करना। ड्रोन्स का यूज करके ट्रेन में पहुंचने से काफी समय पहले ही रेलवे ट्रैक्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। रेलवे मिनिस्टर के मुताबिक ये सॉल्यूशन काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। लास्ट स्टेप है डीरेलमेंट का डिटेक्शन। जिस प्रकार से किसी कार के कॉलिजन पर उसके एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाते हैं और अपने पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार अगर डीरेलमेंट को डिटेक्ट कर लिया जाए तो किसी मैकेनिज्म का यूज करके इससे होने वाली डेथ्स को रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, ओडिशा में जो हुआ वो शायद सरकार, प्रशासन और व्यक्तिगत गलतियों का एक मिला जुला रिजल्ट है। इस तरह के हादसों को ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में सरकार और रेलवे प्रशासन को जल्द से जल्द अपने ह्यूमन और मैकेनिकल दोनों एरर को एलिमिनेट करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटित हों। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और वीडियो के अंत में जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है
उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।